दिल्ली की जहरीली हवा से निजात पाने के लिए लॉकडाउन ही उपाय नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने राज्यों के साथ बैठक की और मिनी लॉकडाउन की सिफारिश कर दी। आज राज्यों को सुप्रीम कोर्ट में भी बताना है कि वो प्रदूषण से पार पाने के लिए क्या कर रहे हैं। दिल्ली की हवा में जहर भर गया है। जहरीली हवा से लोगों का दम घुट रहा है, सांस लेना मुश्किल है। दिवाली के बाद से दिल्ली वालों ने साफ आसमान नहीं देखा। हालात इतने भयावह हैं कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी ने दिल्ली और आसपास के स्कूल, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दे दिया। मतलब कोरोना के बाद एक प्रदूषण के कारण स्कूलों को फिर से ऑनलाइन होना पड़ेगा। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी की आपात बैठक में एनसीआर वाले राज्यों को कहा गया कि वो आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेजें। प्राइवेट दफ्तरों से भी 21 नवंबर तक ऐसा करने को कहा गया। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जरूरी सर्विस को छोड़कर सभी ट्रकों पर दिल्ली में आने पर रोक लगेगी। दिल्ली और एनसीआर वाले राज्यों में निर्माण कार्यों पर भी 21 नवंबर तक पाबंदी रहेगी। इससे रेल, मेट्रो, डिफेंस और एयरपोर्ट में होने वाले कंस्ट्रक्शन को अलग रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी की बैठक हुई। कमीशन के अध्यक्ष एम कुट्टी की अगुवाई में हुई बैठक में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के मुख्य सचिवों के साथ साथ पर्यावरण, स्वास्थ्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राज्यों ने संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला केंद्र सरकार पर छोड़ दिया। बैठक में जिस बातों पर सहमति बनी है उसे लेकर ही राज्य आज सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। बैठक में पराली पर कोई खास चर्चा नहीं हुई। पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने दिल्ली के प्रदूषण में पराली का योगदान सिर्फ 10% बताया था। इसके बाद दिल्ली और पंजाब सरकार आमने सामने आ गई थी। अपना काम करना नहीं सारी उम्र ते झूठे दोष ला के दूजिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਲਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 4% ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 96% पोल्यूशन है ਉਹਦੇ ਤੇ कोई स्टेप ना। पराली का कंट्रीब्यूशन था, ये सफ़र का डेटा है, वो कितना सही है कितना नहीं सही है। केंद्र सरकार ने जो हलफनामा जारी किया है उसका बेस क्या है, किस महीने का है, किस समय का है, वो तो बता पाएंगे। लेकिन अभी तक जो सफ़र का जो डेटा पब्लिकली डेली जारी होता है उसके अनुसार तो पिछले 10 दिन में पराली का एक कंट्रीब्यूशन 48% तक उन्होंने हाईएस्ट जारी किया था। दिल्ली में दिवाली के बाद से ही हवा खराब है। कल भी AQI 403 रहा जो बेहद ही खराब है। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। गढ़चिरौली में नक्सलियों और C60 कमांडोज के बीच हुआ एनकाउंटर इस साल का सबसे बड़ा एनकाउंटर बताया जा रहा है, जिसमें 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आई। इसमें CPI माओ की कोर कमेटी का सदस्य मिलिंद तेलतुंबड़े भी शामिल है। आज तक गढ़चिरौली के जंगल में स्थित एनकाउंटर साइट से आपके लिए लेकर आया है ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के मर्दिनतोला के इन्हीं गहरे जंगलों में छुपे हुए थे नक्सली। पिछले हफ्ते पुलिस को लीड मिली थी कि इन जंगलों में नक्सली कैंप लगाकर कुछ बड़ी साजिश रच रहे हैं। ऐसे में उनकी तलाशी में 300 की संख्या में महाराष्ट्र पुलिस के जवान, जिसमें स्पेशल एक्शन टीम, सेट और C60 कमांडोज थे, निकल पड़े। लेकिन किसी तरह 100 से ज्यादा की संख्या में यहाँ छुपे नक्सलियों को पुलिस के ऑपरेशन की भनक लग गई। पुलिस ने उनसे सरेंडर करने की अपील की, पर नक्सलियों ने नहीं सुनी और शनिवार तड़के सुबह से एनकाउंटर शुरू हो गया। हालांकि इस वक्त शांति जरूर पसरी हुई है, लेकिन निशान अभी तक यहां से मिटे नहीं है। मेरे कैमरा पर्सन समीर शानबाग से मैं कहूंगा वो दिखाएं। अभी भी यहां पर देखिए किस तरीके से कपड़े पड़े हुए हैं। एक फोटोग्राफ है जो यहां पर पड़ी हुई है। थोड़ा आगे अगर मैं जाऊं तो यहां पर मैं देख सकता हूं यहां पर किसी की लिखी हुई चिट्ठी भी है। हालांकि इसको हम अभी छूना नहीं चाहेंगे। आगे अगर मैं थोड़ा सा और जाता हूं तो देखिए
यहाँ पर मुझे एक तस्वीर और नजर आती है और ये तस्वीर अपने आप में ही एक बड़ी कहानी कहती है। समीर शानबाग से कहूंगा थोड़ा सा क्लोजअप लें, क्योंकि ये जो ड्रेस है, देखिए इस व्यक्ति के हाथ में गन भी है और ये पूरे सूट में भी है। अब यहाँ पर बैग्स पड़े हुए हैं, इनके अंदर देखिए कपड़े भी हैं, थोड़ा सा खाने पीने का सामान भी है। यहाँ पर एक बैग और पड़ा है, इसके अंदर भी खाने पीने का सामान रखा गया है। जब ये इनकाउंटर हुआ तो ये बताया गया है कि हमारे भी 4 बहादुर सिक्योरिटी फोर्स के जवान थे जो घायल हुए। 10 घंटे तक ये एनकाउंटर जारी रहा। इसी दौरान नक्सलियों के कई शिविर भी ध्वस्त कर दिए गए। कहा जा रहा है कि सबसे पहले नक्सलियों ने ही अपने आधुनिक हथियारों से पुलिस पर गोलीबारी की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 27 नक्सली मौत के घाट उतार दिए गए, जिसमें 21 आदमी थे और 6 औरतें। इस ऑपरेशन में नक्सलियों के कई बड़े कमांडरों के अलावा टॉप कमांडर मिलिंद तेल तुमंडे भी मारा गया। 57 साल का तेल तुमंडे न सिर्फ कोर कमेटी का मेंबर था, बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नक्सलियों का चीफ भी था। उसी के जिम्मे ही इन राज्यों में नेटवर्क को बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। उसके खिलाफ 67 से ज्यादा मामले थे और उस पर 50 लाख रुपए का इनाम था। मिलिंद तेल तुमंडे नई भर्तियों को गोरिल्ला ट्रेनिंग देता था। 1 मई 2019 को गढ़चिरौली में हुए आईईडी ब्लास्ट के पीछे भी तेल तुमंडे का ही हाथ माना जाता है। उसकी पत्नी एंजिला सोनाटाक्के को 2011 में गिरफ्तार किया गया था। उस पर भी कई मामले दर्ज हैं। तेल तुमंडे भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में भी आरोपी था। मिलिंद के साथ उसके 2 बॉडीगार्ड भी एनकाउंटर में मारे गए। पुलिस के मुताबिक जंगल में छुपे नक्सली आने वाले नक्सली सप्ताह में पुलिस पर बड़ा हमला रचने की साजिश कर रहे थे। पुलिस को नक्सलियों के कैंप से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मिले हैं, जिनमें AK-47, ग्रेनेड लॉन्चर, राइफल्स और पिस्टल्स आदि हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ नक्सली इन घने जंगलों और पहाड़ियों का फायदा उठाकर एनकाउंटर के दौरान यहाँ से भाग भी गए। अब ये भी बताया गया है कि जब ये एनकाउंटर चल रहा था उस समय हमारे सुरक्षा बलों को काफी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आखिरकार संघर्ष के बाद कामयाबी हाथ जरूर लगी है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये है, क्या रिटेलिएटरी स्ट्राइक भी हो सकती है? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कंप्लेसेंट नहीं हो सकती हैं। महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट कह रहा है कि वो पैनी नजर बनाए हुए है, रूरल और अर्बन इलाकों में उसने अपनी नजर बनाए रखी है। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ पंकज उपाध्याय, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर, आज तक। बात क्रिकेट की। रोहित शर्मा की कप्तानी में न्यूजीलैंड से मुकाबले के लिए टीम इंडिया तैयार है। 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज जयपुर में खेला जाएगा। नए कप्तान और कोच ने किया ऐलान, अपने ही तरीके से खेलेगा हिंदुस्तान। विराट का होगा बड़ा किरदार, हम खिलाड़ियों का रखेंगे ध्यान। टीम इंडिया बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। पहला मुकाबला जयपुर में खेला जाएगा। कई मायनों में इस सीरीज की अहमियत बढ़ गई है। नए कप्तान और नए कोच के साथ कई नए खिलाड़ियों को भी इस सीरीज के जरिए आजमाया जाएगा। कहने को T20 में भारत की रैंकिंग 2 और न्यूजीलैंड की 4 है, लेकिन इस फॉर्मेट में ज्यादातर मौकों पर न्यूजीलैंड टीम इंडिया पर हावी रहा है। वैसे पार्ट टाइम कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा ने अपना दबदबा कायम रखा है और 19 में से 15 मैचों में जीत हासिल की है। नए कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने सीरीज से पहले कई सवालों का जवाब दिया। I'm not going to say that we want to follow certain teams' template. We just have to follow and create our own template and what is best for our team and what is right for our team. जब विराट कोहली भले ही T20 में कप्तान न हो, लेकिन उनका किरदार हमेशा ही अहम रहेगा, एक बल्लेबाज के तौर पर भी और थिंक टैंक के अहम हिस्से के तौर पर भी। जो उन्होंने अब तक जो करते आ रहे हैं टीम के लिए, आगे भी उनका रोल वैसे ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है टीम के लिए, जब भी खेलते इम्पैक्ट और अपनी छाप छोड़ते हैं, तो टीम के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उधर कोच का मानना है कि वर्कलोड मैनेजमेंट के जरिए खिलाड़ियों का बेस्ट निकलवाया जा सकता है। मेरे लिए भी ये जो टाइम है, थोड़ा इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न, गेट टू नो द प्लेयर्स, उनको समझने में, उनके लिए क्या चाहिए।
anytime you coach, I think your responsibility as a support staff is to mold yourself to be able to get the best out of the players. And I think that's the philosophy. वो मेरी philosophy है. न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार को शुरू होने वाली सीरीज से भारतीय क्रिकेट की तस्वीर तो बदल रही है, लेकिन तकदीर कितनी बदल पाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। आज तक ब्यूरो। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त एक अहम खबर से। दिल्ली में आज भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक है। आज सुबह औसत AQI 379 दर्ज किया गया है। मतलब ये कि राजधानी की आबोहवा अभी भी बहुत खराब है। इसी मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे से सुनवाई शुरू होने वाली है। उधर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने आदेश जारी किया है कि NCR में भी सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई होगी। तो लगातार दिल्ली में प्रदूषण का खतरा बना हुआ है। हिमांशु मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। हिमांशु, राजधानी का औसत AQI आज 379 दर्ज किया गया है, यानी खतरा अभी भी बरकरार है। जी बिल्कुल, और जहां पे मैं दिल्ली का जो मेन एरिया कनॉट प्लेस पे मौजूद हूं, यहां पर अगर इस वक्त की बात करें तो 377 AQI है। और ये वो इलाका है मलिका जहां पर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत सारी संख्या में लोग यहां पे नजर आते थे, और खासतौर से इस वक्त भी यहां पर लोगों की अच्छी खासी संख्या होती थी। लेकिन ये प्रदूषण है जिसकी वजह से इक्का दुक्का लोग ही हैं जो यहां पर सुबह दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं तो ज्यादातर लोग जो है वो डॉक्टरों की सलाह मानते हुए अपने घर पे ही बैठे हुए हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने साफ कहा है कि ये जो प्रदूषण का स्तर है 377, जो कि वेरी पुअर में तो आता है लेकिन सीवियर खतरनाक के बेहद करीब है। सिर्फ 23 पॉइंट कम है 400 से, यानी खतरनाक की स्थिति में पहुंच जाता। तो ऐसी परिस्थिति में मॉर्निंग वॉक घातक साबित हो सकता है, और यही वजह है कि ज्यादातर लोगों ने बंद कर दिए हैं। जो तमाम उपाय किए जा रहे हैं वो जमीनी स्तर पे उतने प्रभावी नजर नहीं आ रहे हैं, और यही वजह है कि लगातार दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो 350 से ऊपर बना हुआ है मल्लिका। बिल्कुल, और आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से हिमांशु सुनवाई होने वाली है, और लॉकडाउन का जो विकल्प सामने आया है उस पर भी कोई फैसला आज लिया जा सकता है। देखिए, सभी जितने भी तमाम उपाय हैं सबको लेकर के बातचीत जारी है, सुनवाई भी जारी है। उसमें सबसे पहले जो दिल्ली के स्कूल हैं उन्हें बंद किया गया, ऑनलाइन पढ़ाई एक बार फिर से की गई। सरकारी कर्मचारी जो थे उनकी ऑनलाइन, जिसको ज़रूरी नहीं है वो घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम हो गया। बड़े जो ट्रक्स थे जो जिनमें एसेंशियल गुड्स नहीं है उनकी दिल्ली में एंट्री पर रोक लगा दी गई। लेकिन इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क ज़मीनी स्तर पर नहीं नजर आया। और इवन आउट को लेकर के भी बातचीत चल रही है, लॉकडाउन को लेकर के भी बातचीत चल रही है। साथ ही साथ जो NCR का इलाका है, क्योंकि दिल्ली के साथ जो गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव के जो इलाके हैं ये भी बहुत ज़्यादा, यहाँ पर भी प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा है। और कई बार हम देखते हैं कि जो गाजियाबाद का प्रदूषण लेवल है, नोएडा का जो प्रदूषण लेवल है वो दिल्ली से ज़्यादा होता है। तो ऐसे में वहाँ के स्कूलों को भी अब बंद करने की बात हो रही है, निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं, लेकिन ये चीज़ें उतनी प्रभावी नहीं हो रही हैं। और यही वजह है कि इस बार जो प्रशासन, सभी लोग मिलकर बैठे वो इस बारे में सोच रहे हैं कि कोई स्थायी उपाय किया जाए, कुछ ऐसे उपाय किए जाएं जो अभी भले ही तुरंत प्रभावी न, भले ही जमीनी स्तर पे उनका असर तुरंत न नजर आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके 3-4 साल बाद जब प्रदूषण का लेवल कम हो तो वो स्थायी हो। तो इस तरीके से भी बातचीत जारी है, और अब ये देखना होगा कि दिल्ली के लोगों को राहत कब मिल पाती है। बिल्कुल हिमांशु, एक बहुत बड़ी चुनौती सरकारों के सामने भी है, और आप नजर आगे भी बनाए रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई होने वाली है उस पर भी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो देखिए, दिल्ली में लगातार स्थिति गंभीर है, प्रदूषण की समस्या लगातार बनी हुई है, और दिल्ली वासी दमघोटू हवा में सांस लेने को मजबूर है। राजधानी का AQI आज भी 379 दर्ज किया गया है, जो कि वेरी पुअर क्वालिटी माना जाता है। ऐसे में अब कड़े कदम उठाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट भी आज इस पर फिर से संज्ञान लेगा। फिर से आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले पर सुनवाई होनी, और देखना होगा कि आगे क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं जहरीली हवा से निपटने के लिए।
दिल्ली की जहरीली हवा से निजात पाने के लिए लॉकडाउन ही उपाय नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने राज्यों के साथ बैठक की और मिनी लॉकडाउन की सिफारिश कर दी। आज राज्यों को सुप्रीम कोर्ट में भी बताना है कि वो प्रदूषण से पार पाने के लिए क्या कर रहे हैं। दिल्ली की हवा में जहर भर गया है। जहरीली हवा से लोगों का दम घुट रहा है, सांस लेना मुश्किल है। दिवाली के बाद से दिल्ली वालों ने साफ आसमान नहीं देखा। हालात इतने भयावह हैं कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी ने दिल्ली और आसपास के स्कूल, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दे दिया। मतलब कोरोना के बाद एक प्रदूषण के कारण स्कूलों को फिर से ऑनलाइन होना पड़ेगा। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी की आपात बैठक में एनसीआर वाले राज्यों को कहा गया कि वो आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेजें। प्राइवेट दफ्तरों से भी 21 नवंबर तक ऐसा करने को कहा गया। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जरूरी सर्विस को छोड़कर सभी ट्रकों पर दिल्ली में आने पर रोक लगेगी। दिल्ली और एनसीआर वाले राज्यों में निर्माण कार्यों पर भी 21 नवंबर तक पाबंदी रहेगी। इससे रेल, मेट्रो, डिफेंस और एयरपोर्ट में होने वाले कंस्ट्रक्शन को अलग रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी की बैठक हुई। कमीशन के अध्यक्ष एम कुट्टी की अगुवाई में हुई बैठक में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के मुख्य सचिवों के साथ साथ पर्यावरण, स्वास्थ्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राज्यों ने संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला केंद्र सरकार पर छोड़ दिया। बैठक में जिस बातों पर सहमति बनी है उसे लेकर ही राज्य आज सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। बैठक में पराली पर कोई खास चर्चा नहीं हुई। पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने दिल्ली के प्रदूषण में पराली का योगदान सिर्फ 10% बताया था। इसके बाद दिल्ली और पंजाब सरकार आमने सामने आ गई थी। अपना काम करना नहीं सारी उम्र ते झूठे दोष ला के दूजिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਲਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 4% ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 96% ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਾ। पराली का कंट्रीब्यूशन था, ये सफ़र का डेटा है। वो कितना सही है, कितना नहीं सही है, केंद्र सरकार ने जो हलफनामा जारी किया है उसका बेस क्या है, किस महीने का है, किस समय का है, वो तो वो बता पाएंगे। लेकिन अभी तक जो सफ़र का जो डेटा पब्लिकली डेली जारी होता है उसके अनुसार तो पिछले 10 दिन में पराली का एक कंट्रीब्यूशन 48% तक उन्होंने हाईएस्ट जारी किया था। दिल्ली में दिवाली के बाद से ही हवा खराब है। कल भी AQI 403 रहा जो बेहद ही खराब है। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अहमदाबाद नगर निगम की टाउन प्लानिंग कमेटी ने ये नया नियम निकाला है कि शहर में खुली जगहों पर नॉनवेज फूड आइटम नहीं बेचे जाएंगे। और तो और शहर में मुख्य जगहों पर 100 मीटर के दायरे में किसी भी दुकान पर मांस नहीं बिकेगा। सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, वडोदरा और राजकोट में ये नियम लागू हो चुके हैं। नॉनवेज बेचने वालों पर यह एक्शन गुजरात में हो रहा है, लेकिन इसकी चोट देश भर में पहुंच रही है, क्योंकि गुजरात में नॉनवेज खाने वालों का स्वाद जैसे एक ही झटके में झटक लिया गया हो। अब इसे कौन सा फरमान कहें? तुगलकी फरमान तो कतई नहीं कह सकते, क्योंकि तुगलक के राज में तो नॉनवेज खाने की खुली छूट रही होगी। लेकिन अहमदाबाद नगर निगम ने नॉनवेज बेचने वालों के खिलाफ फरमान जारी कर दिया है। अब इस फरमान का पालन करते हुए नॉनवेज बेचने वालों की दुकानें उठनी शुरू हो गई हैं। नॉनवेज के शौकीनों की बात छोड़िए, पहले बेचने वालों के दिल पर क्या बीत रही है उसे आपको सुना देते हैं। तो हम लोग का जब बंद करा रहे हैं तो 10 परिवार हम लोग गरीब आदमी चला रहे हैं, तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे? तो उसको आप लोग कुछ करिए या कुछ बताइए, या नहीं तो हम लोग का जगह दीजिए धंधा करने का, या कोई नौकरी दीजिए अच्छा
तो ही हम लोग का गुंजाइश होगा, नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे। फिर चोरी चराकी करेंगे तो बोलेगा आप लोग चोरी कर रहे हो, डकैती कर रहे हो। वैसे खान पान एक व्यक्तिगत विषय है, इस पर बोलने का हक किसी को नहीं होना चाहिए, कम से कम सरकार को तो नहीं। लेकिन जिसे मुर्गा या अंडा खाना हो खाए, इसी तरह जिसे पालक और टिंडे का सेवन करना हो करे। बात बाकी ये है कि अंडे से टिंडे तक कुछ भी खाने पीने की आजादी हमें हमारा संविधान देता है। तभी तो गुजरात में सड़क किनारे ठेले लगाने वाले नगर निगम के इस शुद्ध शाकाहारी फरमान के खिलाफ खड़े हो गए हैं और हाई कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं। जिसका धंधा अंडे का या नॉनवेज का नहीं है और जो सादा नाश्ता या सुबह सुबह में जो कर रहे हैं उनको भी आज उठा दिया गया है। इस तगलगी निर्णय, तानाशाही निर्णय के सामने हम लड़ने जा रहे हैं, हाईकोर्ट में जा रहे हैं। हाईकोर्ट पर हमें पूरा विश्वास है, हाईकोर्ट हमारे लिए कुछ न कुछ सोचेगा। जो लोग रोज का कमा के रोज खा रहे हैं उनके परिवार की परिस्थिति में सरकार को सोचना चाहिए। पद्मश्री कंगना रनौत भले ही आजादी को भीख बता दें, लेकिन सिर्फ गांधी और पटेल नहीं, आजादी की लड़ाई में गुजरात का भी अपना महत्व है। भूतकाल में गुजरात ने अंग्रेजों को भगाया था, भविष्य काल में गुजरात ही होगा जो नॉनवेज और नॉन वेजिटेरियन को अंग्रेजों की तरह देश से भगाएगा। क्रांति का बिगुल एक बार फिर बजा है, शुरुआत हो चुकी है, बस कुछ दिन और। हो सकता है कि वो दिन भी आए कि कसाईयों को पनीर का कीमा न केवल बनाते बल्कि बेचते हुए भी देखना पड़े। अंडों से सिर्फ चूजे ही निकलेंगे जो एक दिन मुर्गा मुर्गी बनेंगे और खुल के अपनी जिंदगी जिएंगे। और ये कहावत भी बदलनी पड़ेगी कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, क्योंकि नॉनवेज बंद होने पर बकरे और उसकी माँ दोनों की खैर ही खैर होगी। आपको वडोदरा के डिप्टी मेयर का बयान सुनाते हैं, उन्हें नॉनवेज को लेकर क्या शिकायत मिली है और जिस पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। छोटे बालक और महिलाओं की मांग थी कि हम लोग जब रास्ते में से जाते हैं तो एरिया जो है, पर्टिकुलर जो एरिया है कि जहाँ पे नॉनवेज की लारी होती है, नॉनवेज बेचा जाता है, वहाँ पे जाते समय आँखों में इचिंग होती है। वो जो बनाते हैं खुले में, जो सब नॉनवेज बनाते हैं, इससे बहुत आँखों में इचिंग होती है, डिफ़िकल्ट होती है और रास्ते में जाते समय, स्कूटर चलाते समय बहुत डिफ़िकल्ट होता है। गुजरात नॉनवेज देश निकाला, सुनने में भले ही हैरत डाल दे, लेकिन सच ये है कि ये भी हो सकता है, क्योंकि गुजरात में अब खुले में नॉनवेज बेचने वालों की शामत आई है। पहले राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने खुले में नॉनवेज या अंडा बेचने पर पाबंदी लगाई, तो फिर वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी खुले में इसकी बिक्री पर पाबंदी लगा दी। दोनों नगर निगम की तरफ से कहा गया था कि खुले में नॉनवेज बेचने वालों के साथ साथ खुले में नॉनवेज खाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब ठेले पर अंडा खाने आए भाई साहब से पूछते हैं कि नॉनवेज पर पाबंदी कितनी सही है। और आपका प्रॉब्लम है धुएं से सब लारी में धुएं उड़ता है, ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि ऑमलेट और नॉनवेज में ही उड़ता है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको स्पेसिफिक जगह दे दो बेचने के लिए। और मेरे को लगता है इलेक्शन नज़दीक है, इसलिए ऐसे कर रहे हैं सर अमन पा। तो बात बहुत सीधी है, अगर ये फैसला हाइजीन को ध्यान में रखकर किया गया है तो फिर कल अगर समोसा, जलेबी, पूरी, पराठे और सबसे ज्यादा गोल गप्पे भी नगर निगम की नजर में आ जाए तो हमें आहत नहीं होना चाहिए। अगर मामला पॉलिटिकल है और इसे आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सामने लाया गया है तो इस पर लंबा चौड़ा कविता संग्रह भी लिखा जा सकता है और इसमें संवाद की पूरी गुंजाइश है। अब जरा अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टाउन प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष की बात भी सुन लेते हैं। अहमदाबाद महानगर से लोगों की शिकायत आ रही थी कि जो मुख्य जनमार्ग है वहाँ पे नॉनवेज, अंडा, आमलेट, मछली, ये सब की लारी दिखाई देती थी, तो लोग बहुत सिफारिश करते थे। तो आज टाउन प्लानिंग कमेटी के अंदर एक निर्णय किया गया कि जो जनमार्ग है वहाँ से ये लारी हटाई जाएगी, कि अहमदाबाद के सभी जनमार्ग और ये प्लेसेस है वहाँ से ये लारी अंडा, आमलेट, नॉनवेज, मछली की लारी हटाई जाएगी। सुन लिया ना आपने, अब अहमदाबाद शहर में स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटी हॉल, मंदिर के पास अंडे और नॉनवेज नहीं बेचे जा सकेंगे। जो बेचेगा उसका ठेला इसी तरह उठा लिया जाएगा। आपको बता दें कि गुजरात में इससे पहले भावनगर, जूनागढ़, राजकोट और बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने धार्मिक स्थलों के आसपास और सार्वजनिक मार्गों पर नॉनवेज और अंडे की दुकान नहीं लगाने के आदेश दिए थे। लेकिन नॉनवेज के इस प्रतिबंध पर गुजरात के मुख्यमंत्री नितिन पटेल कह रहे हैं कि लोग नॉनवेज या वेज कुछ भी खाने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे तो कोई वेज खाए, कोई नॉनवेज खाए, एनाथी हमारा प्रश्न ना होय।
પણ લારીમાં વેચાતો ખાદ્ય પદાર્થ એ સ્વાસ્થ્યને હાનિકારક ના હોય એટલા પૂરતી જ વાત છે. અને ક્યાંક ટ્રાફિકને અડચણ રૂપ હોય. जब सरकार नॉनवेज पर बैन नहीं लगा रही है और सिर्फ सड़क किनारे ठेले लगाने वाले ट्रैफिक की समस्या बनते हैं, इसलिए ठेले वालों पर कार्रवाई की जा रही है, तो फिर इसमें मटन, मछली, मुर्गा और अंडा कहां से आ गया? अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो।